हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पांचवा भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत हम इसके चार पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका यह आज पांचवा पार्ट है जिसमें हम वृत्त संचलन के बारे में जानेंगे। ये एक तरह से संचलन मूवमेंट होता है, हलचल होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वृत्त संचलन क्या है? तो वृत्त संचलन के अंतर्गत वह सभी संचलन शामिल है जिसमें सेलों का वृत्त मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप सीधा स्थानांतरण होता है। ठीक है। गति कैसी होती है इनकी? तो गति मंद से तीव्र हो सकती है। वृत्त संचलन में विसर्पण, बहाव, स्खलन और पतन शामिल होता है। ठीक है। अब हम बात करें कि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय होना अनिवार्य है। क्या वृत्त संचलन के लिए अपक्षय होना अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है। ठीक है, नोट लगा के याद रखना कि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपक्षय वृत्त संचलन को बढ़ावा देता है। उल्टी बात है, देखना कि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपक्षय वृत्त संचलन को बढ़ावा देता है। अपक्षय तो वृत्त संचलन को बढ़ावा देता है, लेकिन वृत्त संचलन के लिए अपक्षय होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि गुरुत्व बल आधार सेलों पर भी प्रभाव डालता है। वृत्त संचलन की तीव्रता अपक्षीय व अनपक्षीय क्रियाओं पर निर्भर करती है, या फिर वृत्त संचलन की जो तीव्रता है वह अपक्षीय और अनपक्षीय पदार्थों पर निर्भर करती है। वृत्त संचलन के हेतु जो वृत्त संचलन है, जो मूवमेंट होता है, वृत्त संचलन हेतु मुख्य बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वृत्त संचलन होता है। ठीक है। जो वृत्त संचलन है, इसके लिए अगर बात करें हम कि मुख्य बल कौन सा है, तो वृत्त संचलन के लिए मुख्य बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। वृत्त संचलन में पदार्थों का संचलन होता है, लेकिन ये अपरदन में शामिल नहीं किया जा सकता है। जो वृत्त संचलन है, इसमें पदार्थों का संचलन होता है, लेकिन ये अपरदन में शामिल नहीं किया जा सकता है। वृत्त संचलन में सहायक कारकों की अब हम बात करें कि जो वृत्त संचलन है, वृत्त संचलन में कौन कौन से कारक सहायक है, तो असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली सेल, भ्रंश, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा और वनस्पति का अभाव वृत्त संचलन में सहायक कारक है। अब वृत्त संचलन की सक्रियता के तो कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? तो वृत्त संचलन की सक्रियता है तो कारकों की बात करें तो प्राकृतिक व कृत्रिम साधनों द्वारा आधार सेलों को हटाना, ढाल प्रवणता में ऊंचाई में वृद्धि, अतिभार की स्थिति, अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह से पदार्थों का हटना और विस्फोट व मशीनों द्वारा कंपन होना, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, ये सब वृत्त संचलन की सक्रियता हेतु उसके कारक है। अब हम बात करें कि संचलन कितने प्रकार का होता है। जो मूवमेंट होता है वो संचलन 3 प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रवाह, अनुप्रस्थ विस्थापन और स्खलन, ये 3 प्रकार से संचलन होता है। तो हमने देखा, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वृत्त संचलन के अंतर्गत वह सभी संचलन शामिल है जिसमें सेलों का वृत्त मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप सीधा स्थानांतरण होता है। इनकी गति मंद से तीव्र हो सकती है। वृत्त संचलन में विसर्पण, बहाव, स्खलन, पतन शामिल है। नोट से याद करना, नोट लगा के। वृत्त संचलन के लिए अपक्षय होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपक्षय वृत्त संचलन को बढ़ावा देता है, क्योंकि गुरुत्व बल आधार सेलों पर भी प्रभाव डालता है। वृत्त संचलन की तीव्रता अपक्षित और अनपेक्षित पदार्थों पर निर्भर करती है। वृत्त संचलन हेतु मुख्य बल गुरुत्वाकर्षण है। वृत्त संचलन में पदार्थों का संचलन होता है, लेकिन ये अपरदन में शामिल नहीं किया जा सकता है। कारकों की बात करें, वृत्त संचलन में सहायक कारक असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली सेलें, भ्रंश, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा और वनस्पति का अभाव। वृत्त संचलन की सक्रियता है तो कारकों की बात करें तो प्राकृतिक व कृत्रिम साधनों द्वारा आधार सेलों को हटाना, ढाल प्रवणता तथा ऊंचाई में वृद्धि, अतिभार की स्थिति, अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह से पदार्थों का हटना, विस्फोट व मशीनों द्वारा कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार का है, प्रवाह, अनुप्रस्थ विस्थापन और स्खलन। इस प्रकार 3 प्रकार से संचलन होता है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। अब हम
भूस्खलन की बात करते हैं कि जो लैंडस्लाइड होता है, वो लैंडस्लाइड्स क्या होता है, आपने सुना होगा भूस्खलन, मलबा का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ये होता है भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइड्स। तो भूस्खलन क्या है, ये अपेक्षाकृत तीव्र व अवगम्य संचलन है, ठीक है, एक तो तीव्र गति से होता है और अवगम्य संचलन है। इसमें संकलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होता है। भूस्खलन पदार्थों के आकार, प्रकार, ढाल की ज्योमेट्री पर निर्भर करता है कि ढाल कैसी है, ठीक है। अब एक है अवसर्पण। अवसर्पण क्या है, तो सेल मलबे का पिसलना या पश्च आवर्तन अवसर्पण कहलाता है। पश्च आवर्तन यानी पीछे की तरफ फिसलना या फिर सेल मलबे का फिसलना, यह होता है अवसर्पण, ठीक है। मलबा स्खलन क्या है, तो पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना, पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र गति से लौटना, रोलिंग करना, ये होता है मलबा स्खलन। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबे का तीव्र गति से लौटना मलबा स्खलन कहलाता है। नोट लगा के याद रखना, मलबा स्खलन में खड़े या परलंबी फलक से मिट्टी के मलबे का प्राय स्वतंत्र पतन होता है, ठीक है। संस्तर जोड़ या ब्रंश के नीचे प्रत्यक्ष रूप से सेल का स्खलन और सेल का स्खलन क्या है, कह रहा है ये कि संस्तर जोड़ या ब्रंश के नीचे प्रत्यक्ष रूप से सेल का स्खलन सेल स्खलन कहलाता है। सेल स्खलन तीव्र ढालों पर तीव्र गति व विध्वंसक होता है। जो सेल स्खलन है वो तीव्र ढालों पर तीव्र गति और विध्वंसक होता है। नोट लगा के याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत में मलबा अवदाब व भूस्खलन प्राय हिमालय वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है या हिमालय वाले क्षेत्रों में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे, किसी तीव्र ढाल, मान ला कि एक तीव्र ढाल है, किसी तीव्र ढाल के सहारे, इसके सहारे यहाँ किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए, किसी तीव्र ढाल के सहारे, ये जैसे तीव्र ढाल है, किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से या ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना, ये ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। क्या होता है सेल पतन, तो किसी तीव्र ढाल वाले या किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। विवर्तनी की घाटी से सक्रिय है, अवसादी सेलों से बना है, ढाल तीव्र होता है। अब अपर्दन की बात करें कि अपर्दन क्या है, एक तरह से कटाव होता है। ये कटाव किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा, किसी के भी द्वारा ये अपर्दन हो सकता है। तो कटाव ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया, मतलब गतिशील प्रक्रिया है। इसमें सेलों के मलबे की अवाप्ति व परिवहन को शामिल किया जाता है। उच्चावच का निम्नीकरण होता है, भूद्रस से विघर्षण होते रहते हैं। नोट लगा के याद रखना, अपर्दन अपक्षय में सहायक होते हैं, लेकिन अपर्दन हेतु अनिवार्य नहीं है। जो अपर्दन है, अपर्दन अपक्षय, जो अपर्दन अपक्षय में सहायक होते हैं, जो अपर्दन है वो तो अपक्षय में सहायक होते हैं, लेकिन अपर्दन हेतु अनिवार्य नहीं है। जो अपर्दन है अपक्षय में सहायक है, लेकिन अपर्दन हेतु अनिवार्य नहीं है। अपर्दन से अपक्षय तो हो सकता है, लेकिन अपर्दन के लिए सहायक नहीं है। अपर्दन वायु अपर्दन, जल अपर्दन, हिमानी अपर्दन, समुद्री लहरों द्वारा अपर्दन, भूमिगत जल द्वारा अपर्दन होता है, और ये जलवायु से प्रभावित होते हैं सारे के सारे। निक्षेपण की हम बात करें, निक्षेपण का मतलब है एक तरह से जमाव। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। किससे होता है निक्षेपण, निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। ढाल में कमी, वेग में कमी, ढाल में कमी, वेग में कमी, भार में वृद्धि, ये निक्षेपण का प्रारंभ होता है इनसे। और अनुक्रमिक रूप से होता है ये बड़े से छोटे की ओर पदार्थों का जमाव होता है। निक्षेपण से कई भूभाग भर जाते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में भूस्खलन, अवसर्पण, मलबा स्खलन, उसके बाद में अपर्दन और निक्षेपण के बारे में चर्चा की। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा आज की क्लास में भू आकृतिक प्रक्रियाओं में पार्ट 5 भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये अपेक्षाकृत तीव्र व अवगम्य संचलन है। इसमें संकलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होता है। भूस्खलन पदार्थों के आकार, प्रकार, ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। अवसर्पण की बात करें तो सेल मलबे का फिसलना पश्च आवर्तन अपसर्पण कहलाता है। मलबा स्खलन की बात करें तो पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र गति से लौटना, रोलिंग करना, है मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा संकलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी के मलबे का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ की हम बात करें, संस्तर जोड़ या
भ्रंश के नीचे पृथक रूप से सेल का स्खलन सेल स्खलन कहलाता है। सेल स्खलन तीव्र ढाल पर तीव्र व विन्ध्यासक होता है। भारत में मलबा अवदाब व भूस्खलन प्राय हिमालय क्षेत्रों में भी घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। विवर्तनी के गांठे से सक्रिय है, ये अवसादी सेलों से बना है जिसे ढाल तीव्र होता है। अपरदन की हम बात करें, कटाव होता है एक तरह से एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें सेलों के मलबे की अवाप्ति व परिवहन को शामिल किया जाता है। उच्चावच का निम्नीकरण होता है, भूदृश्य से विकर्षण होते रहते हैं। अपरदन अपक्षय में सहायक होता है लेकिन अपरदन हेतु अनिवार्य नहीं है। लेकिन अपक्षय यूं है, मतलब इसका ये है कि अपरदन अपक्षय है, जो अपरदन है वो अपक्षय में तो सहायक है लेकिन अपक्षय अपरदन हेतु अनिवार्य नहीं है। अपरदन तो अपक्षय में सहायक है लेकिन अपरदन हेतु अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अपरदन अपक्षय में तो सहायक है, जो अपरदन है वो अपक्षय में तो सहायक है, सहायक या फिर सहायक तो है, लेकिन जो अपक्षय है वो अपरदन हेतु सहायक नहीं है। अपरदन तो अपक्षय को जन्म देता है लेकिन अपक्षय अपरदन को जन्म नहीं दे सकता है। अरे जलवायु से प्रभावित है। ठीक है, अपरदन वायु, जल, हिमालय, समुद्री लहरों, भूमिगत जल द्वारा अपरदन होता है और ये जलवायु से प्रभावित है। निक्षेपण जमाव है, एक तरह से निक्षेपण अपरदन का परिणाम है। ढाल में कमी, वेग में कमी, भार में वृद्धि, है निक्षेपण प्रारंभ होता है। निक्षेपण से कई भूभाग भर जाते हैं, बड़े से छोटे की ओर पदार्थों का जमाव होता है। एक तरह से अनुक्रमिक रूप में ये होता है। इस प्रकार से हमने अध्याय 5 का पाठ कंप्लीट कर लिया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।